आज हम दक्षिण भारत के एक सुनहरे दौर की गहरी पड़ताल करेंगे, जिसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे हमें तीसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी के बीच ले जाते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं है, बल्कि उस दौर की आत्मा को समझना है। ये समझने की कोशिश करना है कि उस समय के लोग कैसे सोचते थे, कैसे प्यार करते थे, कैसे लड़ते थे, और उन्होंने ऐसा क्या रचा जो आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाम के साथ ही। संगम, इसका मतलब क्या है और ये इस पूरे युग की पहचान कैसे बन गया? देखिए, संगम का सीधा मतलब है सभा या अकेडमी, खास तौर पर कवियों की सभा। कवियों की सभा। हाँ, तमिल परंपरा के मुताबिक पांड्या राजाओं ने, जिनकी राजधानी मदुरई थी, इन सभाओं को शाही संरक्षण दिया। कुल मिलाकर ऐसी 3 महान सभाएं हुई जिन्होंने इस पूरे युग को साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित किया। 3 सभाएं, तो पहली से शुरू करते हैं। कहाँ हुई थी और इसकी सबसे खास बात क्या थी? पहली संगम सभा मदुरै में हुई थी और कहते हैं कि इसकी अध्यक्षता खुद महान अगस्त्य ऋषि ने की थी। और यहीं पर कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। रहस्यमय? वो कैसे? ऐसे कि इस पहली सभा का कोई भी ग्रंथ या कविता आज तक मिली ही नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया। परंपरा मानती है कि इसमें देवता और महान ऋषि शामिल हुए थे, तो शायद ये एक तरह की पौराणिक या दिव्य शुरुआत थी, जिसकी कहानियां तो हैं पर सबूत नहीं। अच्छा, तो ये एक नींव की तरह है जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। फिर दूसरी सभा का क्या हुआ? दूसरी संगम सभा हुई कपादापुरम में और इसकी अध्यक्षता की तुलकाप्पियर ने। यहां से हमें सिर्फ एक ग्रंथ मिला, लेकिन वो एक ग्रंथ ही अपने आप में एक पूरा जहान है, तुलकाप्पियम। तोल्काप्पियम? मैंने सुना है कि ये तमिल व्याकरण की किताब है, पर एक व्याकरण की किताब इतनी अहम क्यों है? इसे सिर्फ व्याकरण की किताब समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। सोचिए, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो भाषा के नियमों के साथ साथ ये भी बताता है कि एक कवि को प्रेम कैसे व्यक्त करना चाहिए या एक नायक की वीरता का वर्णन कैसे करना चाहिए। ये उस दौर के सामाजिक रीति रिवाजों, आर्थिक हालात और यहाँ तक के लोगों की मानसिकता पर भी रोशनी डालता है। वाह! ये एक तरह से उस पूरे समाज का सांस्कृतिक संविधान था। मतलब ये सिर्फ भाषा के नियम नहीं बल्कि जीवन जीने के नियम भी सिखाता था। कमाल है। और फिर तीसरी सभा हुई होगी? हाँ, तीसरी सभा फिर से मदुरै में हुई, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरार ने की। और इसी सभा से हमें संगम साहित्य का वो खजाना मिला है जिसे हम आज जानते हैं। ज्यादातर कविताएं और ग्रंथ जो संगम काल से जोड़े जाते हैं, वो इसी तीसरी सभा की देन है, जैसे कि एट्टू टोके और पत्तू पात्तू। तो इस साहित्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये किस बारे में है? ये साहित्य इंसानी अनुभव के 2 सबसे बड़े पहलुओं को पकड़ता है। इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, अहम और पुरम। अहम यानी अंदरूनी, जिसमें प्रेम, रिश्ते, निजी भावनाएं, घर परिवार की बातें हैं। और पुरम का मतलब बाहरी हुआ? एकदम सही। पुरम यानी बाहरी, जिसमें युद्ध, वीरता, शासन और सार्वजनिक जीवन की बातें हैं। यह बंटवारा सिर्फ साहित्यिक नहीं बल्कि दार्शनिक है। ये दिखाता है कि उस समाज ने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों दोनों को बराबर महत्व और सम्मान दिया। ये बहुत गहरी बात है। उन्होंने ये समझा कि एक इंसान की पूरी कहानी इन दोनों दुनियाओं से मिलकर बनती है। आज के जमाने में तो ये दोनों चीजें अक्सर एक दूसरे में उलझ जाती हैं। तो इस साहित्य के खजाने में कुछ बड़े ग्रंथ कौन से हैं? आपने एट्टू टोके और पत्तू पात्तू का जिक्र किया। हाँ, इसे समझने का आसान तरीका यह है कि इस दौर का साहित्य 3 बड़े खंभों पर टिका है। पहला खंभा है छोटी छोटी कविताओं का संग्रह, जो आम जिंदगी, प्यार और समाज के बारे में है। इस संग्रह को एट्टू टोके यानी 8 संकलन कहते हैं। ठीक है, तो पहला खंभा हुआ छोटी कविताओं का। हाँ। और दूसरा खंभा है राजाओं और नायकों की वीरता पर लिखे गए लंबे गीत या महाकाव्य जैसी कविताएं। इन्हें पत्तू पात्तू यानी 10 गीत कहा जाता है। अच्छा। इसमें हमें राजाओं के अभियानों, उनकी दानशीलता और उनके राज्यों की भव्यता का वर्णन मिलता है। और तीसरा खंभा है नीतिता और सही गलत पर लिखी गई ज्ञान की बातें।
ये 18 छोटे ग्रंथों का संग्रह है जिसे पदिनेन खिलकनक्कू कहते हैं पदिनेन किलकनक्कू। और इसी का हिस्सा है विश्व प्रसिद्ध तिरुक्कुरल, हाँ, तिरुकुरल का नाम तो सुना है। जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा था। ये ग्रंथ आज भी तमिल संस्कृति में नीतिता और जीवन दर्शन का एक सबसे बड़ा मानक माना जाता है। इन सब के अलावा दो बड़े महाकाव्यों का भी जिक्र आता है, शिल्पदिकारम और मणिमेकले। बिल्कुल। शिल्पदिकारम की कहानी कोवलन नाम के एक व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं है। ये न्याय, राजधर्म और एक आम औरत के असाधारण साहस की कहानी है, जो उस समय के समाज, कला और न्याय व्यवस्था पर एक अद्भुत टिप्पणी है। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरा महाकाव्य मणिमेकलई पहले की कहानी को आगे बढ़ाता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्या ये एक तरह का साहित्यिक सीक्वल था? आप कह सकते हैं। मणिमेकले कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेकले की कहानी है, जो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ये महाकाव्य हमें उस दौर में बौद्ध धर्म के प्रभाव और दार्शनिक बहसों के बारे में बताता है। अच्छा। ये दोनों महाकाव्य मिलकर हमें उस युग की एक पूरी तस्वीर देते हैं। एक तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक खोज। यह साहित्य तो वाकई एक पूरा संसार है। लेकिन जब मदुरै में कवि ये सब रच रहे थे, तब असल में शासन कौन कर रहा था? इस राजनीतिक मंच के मुख्य खिलाड़ी कौन थे? इस दौर में दक्षिण भारत पर 3 महाशक्तियों का राज था, जिन्हें एक साथ मूवेंदर कहा जाता है, यानी 3 ताजधारी राजा। मूवेंद्र। ये थे चेर, चोल और पांड्य। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चेर साम्राज्य की बात करें तो आज के नक्शे पर हमें कहाँ देखना चाहिए? चेर साम्राज्य के लिए आपको आज के केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों को देखना होगा। इन्होंने पश्चिमी तट पर अपना दबदबा बनाया हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष और बाण। और राजधानी? इनकी राजधानी थी वंजी। और उस जमाने में दुनिया से जुड़ने के लिए उनके सबसे बड़े गेटवे यानी बंदरगाह कौन से थे? उनके 2 बंदरगाह मुसेरी और तोंडी उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुपर हाईवे थे। रोमन साम्राज्य के साथ सारा व्यापार यहीं से होता था, खासकर मसालों का। चेरों का कोई ऐसा शासक हुआ जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया? हाँ, सेंगुट्टुवन, जिन्हें लालचेर या भलाचेर भी कहा जाता है। लालचेर। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय तक सैन्य अभियान चलाया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी पत्निनी पंथ की शुरुआत। पत्निनी पंथ यानी कन्नगी की एक देवी के रूप में पूजा। यह दिखाता है कि साहित्य का समाज पर कितना गहरा असर था कि एक महाकाव्य की नायिका देवी बन गई। कमाल है। तो चोरों ने जहां पश्चिमी तट से व्यापार पर अपनी पकड़ बनाई, वहीं पूरब में कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा में एक और बड़ी शक्ति उभर रही थी, चोल, जिनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। बिल्कुल। चोलों का केंद्र था कावेरी का डेल्टा, जो आज का मध्य तमिलनाडु है। यह इलाका चावल की खेती के लिए स्वर्ग था। उनकी शुरुआती राजधानी थी उरेयूर, जो अपने बेहतरीन सूती कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। बाद में उन्होंने पुहार शहर को अपनी राजधानी और बंदरगाह बनाया। और चोलों में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? बिना किसी शक के करिकाल। करिकाल एक महान योद्धा थे, जिन्होंने वेन्नी के युद्ध में चेर और पांड्य दोनों की संयुक्त सेना को हराया था। अच्छा। लेकिन जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे उनकी लड़ाइयों से ज्यादा उनकी दूसरी उपलब्धि हैरान करती है। वो क्या है? उन्होंने कावेरी नदी पर कल्लन्नई बांध बनवाया। सोचिए, 2000 साल पहले बनाया गया एक बांध आज भी काम कर रहा है। आज भी? हाँ, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है और दिखाता है कि वे सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि बेहतरीन निर्माता भी थे। और अब तीसरे ताजदारी राजा पांड्य, जिनकी राजधानी मदुरै संगम सभाओं का केंद्र थी। हाँ, पांड्य इन तीनों में शायद सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे, क्योंकि उन्होंने ही संगम साहित्य को संरक्षण दिया। सही बात है। वे दक्षिणी तमिलनाडु पर राज करते थे और उनका प्रतीक था मछली। मदुरै सिर्फ उनकी राजनीतिक राजधानी नहीं थी, बल्कि तमिल संस्कृति का दिल थी। पांड्यों की किस शासक का जिक्र सबसे ज्यादा होता है? नेदुनचेलियन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनका जिक्र साहित्यिक ग्रंथों में उनकी जीतों के लिए तो होता ही है, पर शिल्पदिकारम महाकाव्य में उनका चित्रण एक ऐसे राजा के रूप में है जिससे न्याय करने में एक भूल हो जाती है और वो प्रायश्चित में अपने प्राण त्याग देता है। ओहो,
ये दिखाता है कि संगम साहित्य सिर्फ राजाओं का गुणगान नहीं करता था, बल्कि राजधर्म और न्याय के ऊंचे आदर्श भी स्थापित करता था। तो ये राजा सिर्फ अकेले ही सब कुछ नहीं करते होंगे, इनके पास शासन चलाने की कोई व्यवस्था थी? बिल्कुल, और ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं थी। राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन उसकी मदद के लिए 5 परिषदें थीं। 5 परिषदें? हाँ, यह एक पूरी तरह से विकसित प्रशासनिक मशीनरी थी, जिसमें आज के कैबिनेट की तरह अलग-अलग विभाग थे। ये कौन सी थी? इनमें अमेचार यानी मंत्री, अंथनार यानी पुरोहित, थूथार यानी दूत, सेनापति यानी कमांडर और उर्रार यानी गुप्तचर शामिल थे। गुप्तचर भी थे? हाँ, खुफिया जानकारी के लिए एक अलग गुप्तचर विभाग भी था, जो दिखाता है कि वे राज्य की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेते थे। तो ये एक बहुत ही संगठित प्रशासनिक ढांचा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ढांचे के अंदर रहने वाले आम लोगों का जीवन कैसा था? क्या उनका समाज भी इतना ही व्यवस्थित था? उनका समाज व्यवस्थित तो था, लेकिन उसका आधार बहुत ही अनोखा था। अनोखा? समाज का वर्गीकरण जाति या वर्ण पर आधारित नहीं था, बल्कि भूगोल पर आधारित था। पूरे तमिल क्षेत्र को 5 तिणय यानी अलग-अलग तरह के भूभागों में बांटा गया था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब आपका समाज आपकी जमीन से तय होता था। ये 5 तिनय कौन से थे? पहला था कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाका। यहाँ के लोग शिकारी थे और शहद इकट्ठा करते थे। इनके प्रमुख देवता थे मुरुगन। ठीक है। दूसरा मुल्लई यानी जंगल और चारागाह। यहाँ के लोग पशु पालते थे और इनके देवता थे मायोन यानी विष्णु। और बाकी 3? तीसरा था मरुदम यानी नदी किनारे की उपजाऊ जमीन। यहाँ खेती होती थी और देवता थे इंद्र। चौथा नेदल यानी समंदर का किनारा। यहाँ के लोग मछुआरे थे। और उनके देवता वरुण हुए होंगे। एकदम सही। और 5वां था पालय यानी सूखा रेगिस्तानी इलाका। 1 मिनट, आपने कहा कि पालय क्षेत्र के लोग लूटपाट करते थे और उनकी एक देवी भी थी, कौरवई। क्या इसका मतलब यह है कि समाज ने लूटपाट को एक तरह से एक पेशे के तौर पर स्वीकार कर लिया था, उसे एक भौगोलिक मजबूरी मानकर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। साहित्य में उन्हें नकारात्मक रूप में नहीं दिखाया गया है। ऐसा लगता था कि समाज ये समझता था कि सूखे और बंजर इलाके में जीवन बहुत कठिन है और वहाँ के लोगों के पास जीने के ज्यादा विकल्प नहीं है। तो सीधे शब्दों में कहें तो आपका काम और आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि आप पहाड़ पे रहते हैं, खेत में या समंदर के किनारे। ये समाज को देखने का एक पूरी तरह से प्रकृति आधारित नजरिया था। इसी समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या उनकी आवाज सुनी जाती थी? हाँ, निश्चित तौर पर। हमें अव्ययार जैसी कई महान कवयित्रियों के नाम मिलते हैं, जिनका संगम साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था और प्रेम विवाह आम बात थी। लेकिन तस्वीर पूरी तरह गुलाबी भी नहीं थी। करपु यानी सतीत्व को महिलाओं का सबसे बड़ा गुण माना जाता था। विधवाओं का जीवन बहुत कठिन था और कुछ ऊंचे वर्गों में सती प्रथा का भी जिक्र मिलता है। और अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? इतना बड़ा राजपाट, साहित्य, कला, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी, खासकर चावल की खेती। लेकिन असली दौलत आती थी व्यापार से। व्यापार से? उरैयूर का सूती कपड़ा, चेर राज्य की काली मिर्च और पांड्य राज्य के मोती, इन चीजों की मांग पूरी दुनिया में थी, खासकर रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार, ये कितना बड़ा था? ये बहुत ही बड़ा और फायदेमंद व्यापार था। संगम काल की समृद्धि का यह एक मुख्य स्तंभ था। यहाँ से मसाले, खासकर काली मिर्च, जिसे रोमन लोग यवन प्रिय यानी यूनानियों का प्रिय कहते थे, इतना ज्यादा निर्यात होता था कि बदले में वहां से भारी मात्रा में सोने के सिक्के आते थे। सोने के सिक्के? हाँ, तमिलनाडु में कई जगहों पर रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, जो इस व्यापार का पक्का सबूत है। और राज्य की आय के स्रोत क्या थे? क्या एक टैक्स सिस्टम था? हाँ, एक व्यवस्थित टैक्स सिस्टम था। जमीन पर लगने वाले टैक्स को करई कहते थे। करई? और युद्ध में जीती गई लूट भी शाही खजाने का बड़ा हिस्सा थी। तो फिर इतना समृद्ध, सुव्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप से उन्नत युग खत्म कैसे हो गया? इसका पतन क्यों हुआ? इसका अंत काफी अचानक और नाटकीय तरीके से हुआ। 3री सदी ईस्वी के अंत में उत्तर से कलब्रुन नाम की एक जनजाति ने हमला किया और पूरे तमिल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कलब्र? हाँ,
उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए उनके शासनकाल को कभी-कभी अंधकार युग भी कहा जाता है। तो कलभ्रों के आने से चेर, चोल और पांड्य तीनों का राज खत्म हो गया। हाँ, उनके आक्रमण ने इस पूरी संगम व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया। लगभग 250 सालों तक उनका शासन रहा और उस दौरान पुरानी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस महान युग की हर चीज खत्म हो गई? राजनीतिक ढांचा तो जरूर खत्म हो गया, लेकिन संगम युग की असली विरासत उसकी राजनीति नहीं, उसका साहित्य और उसकी संस्कृति थी। सही बात है। और वो विरासत आज भी जिंदा है। संगम साहित्य ने तमिल भाषा और पहचान की एक ऐसी अमर नींव रखी जो आज भी उतनी ही मजबूत है। राजवंश आते जाते हैं, लेकिन कविताएं और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। तो ये थी संगम काल की कहानी। 3 राजवंश, एक अद्भुत साहित्य, एक ऐसा समाज जो प्रकृति से जुड़ा था और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया से व्यापार करती थी। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि किसी भी संस्कृति की असली ताकत उसकी तलवारों में नहीं, बल्कि उसके शब्दों, उसकी कला और उसके जीवन मूल्यों में होती है। आज की इस चर्चा के बाद ये सवाल मन में आता है कि संगम साहित्य जो हजारों साल पहले लिखा गया था और जिसमें प्रेम से लेकर युद्ध तक और शासन से लेकर नैतिकता तक हर पहलू पर बात की गई है, वो आज के हमारे समाज को प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते के बारे में क्या सिखा सकता है?